नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डी की में। आज फिर देखने वाला है उसी सीरीज का अगला पार्ट जो कि हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की चल रही है और इसी में आज फिर उसी सीक्वेंस में आगे हम बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे आज के जो प्रश्न होगी और यहाँ पर प्रश्न आपके लिए जो मिलने वाला है ये सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और कई सारे पेपर को यदि हम देखते हैं उनका एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो इधर के उधर रिपीट होते रहते हैं। ये प्रश्न आपको आने वाली आपकी जो सीटेट एग्जाम दिसंबर 2022 रहेगी उसके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इन प्रश्नों को और इनके उत्तरों को। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है। 4 विकल्प आपके सामने है, हर विकल्प में कोई ना कोई एक शब्द जो है वो थोड़ा सा बदल कर रख दिया है, बाकी कुछ मिले जुले भी हैं। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि बालक का जो विकास होता है वो किन क्षेत्रों में बटा होता है। देखिए, गामक है मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक और सामाजिक है, शारीरिक संज्ञानात्मक आध्यात्मिक संवेदनात्मक, या फिर है शारीरिक संज्ञानात्मक गामक और सामाजिक, और फोर्थ है यहाँ पर मनोवैज्ञानिक शारीरिक सामाजिक और संवेदनात्मक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बालक का जो विकास होता है का क्षेत्र होता है वो बटा होता है शारीरिक संज्ञानात्मक गामक और सामाजिक। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो यहाँ पर उत्तर बनेगा इस प्रश्न का बालक के विकास के क्षेत्रों के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है और इसकी दिशा जो होती है वो सिर से पैरों की ओर होती है। तो ये हमें कौन सा सिद्धांत बताता है, शीर्षगामी, अधोगामी या विशिष्टता से संबंधित, या फिर मात्रात्मक परिवर्तन सिद्धांत। तो देखिए, विकास जो है वो दिशात्मक है और सिर से पैर की ओर हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जब बच्चे का जो सिर देखते हैं आप, तो बच्चे का जन्म के समय उसका सिर जो होता है वो थोड़ा सा मतलब पूरी तरह से गोल नहीं होता है, थोड़ा सा बड़ा भी लगता है ना, या थोड़ा सा अव्यवस्थित भी लगता है। पर धीरे धीरे बच्चे में समय के साथ साथ उसके सिर में बदलाव होने लगते हैं और धीरे धीरे सिर से पैर की ओर बच्चे का विकास जो होता है वो होने लगता है। तो ये बात जो करता है ये करता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है शीर्षगामी सिद्धांत जो है ये हमें बताता है। फर्स्ट विकल्प उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है कि राघव जब शिशु था, क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा बड़ा है। देखिए, राघव जब शिशु था तो उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा और बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत ही संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित है। देखिए, राघव की कुछ परेशानी थी बचपन में, यानी कि माता पिता उसके नहीं रह पाए थे और बाद में टीचर मिले, परंतु फिर भी उसे उतना स्नेह नहीं मिल पाता है। तो राघव के विषय में यहाँ पर कौन सा विकल्प एकदम स्पष्ट रूप से वर्णन करता है। पहला है निरंतरता अनिरंतरता का मुद्दा, दूसरा है यहाँ पर आरंभिक और बाद के अनुभवों का मुद्दा, प्रगति पालन पोषण का मुद्दा, या फिर एक रूपता का मुद्दा, व्यक्तित्व का मुद्दा। तो देखिए यहाँ पर राघव के बारे में जो यहाँ पर राघव के विकास के बारे में जो स्पष्ट रूप से वर्णित होगा वो होगा आरंभिक, बाद के अनुभवों का मुद्दा। क्योंकि देखिए, जो कुछ भी अनुभव होते हैं वो हमारे अंदर संचित होते हैं और उसी के बारे में यहाँ पर दूसरे विकल्प में बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होता है, वह खेल जो बच्चों को दूसरे के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है क्या कहलाता है। ऐसा खेल जो होता है उसे हम क्या कल्पनाशीलता वाला खेल कहते हैं, समांतर खेल कहते हैं, एकांगिक खेल कहते हैं, या फिर स्वतंत्र एकांगिक खेल कहते हैं। तो देखिए, इस प्रकार का खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होगा क्या कहलाएगा, ये यहाँ पर कल्पनाशीलता वाला खेल कहलाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पर उत्तर। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कना के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिविन्यास, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, यंत्री प्रयोजन अभिविन्यास, या फिर है सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास। तो देखिए, जहां पर हमारे निजी कर्तव्य हमें याद दिलाए जाते हैं और
सभी पर लागू होता है, तो निश्चित रूप से ये सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पर उत्तर। अगला हमारा प्रश्न आता है, अपने लंबे मगर कम चौड़े ग्लास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उनके पिताजी ने उसे ज्यादा नींबू पानी दिया है। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती क्योंकि उसके अपने पिता को उसके ग्लास से सारा के ग्लास में नींबू पानी डालते हुए देखा है और वो जानती है कि दोनों ग्लास में नींबू पानी की जो मात्रा है वो समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करती है? केंद्रीकरण, जीववाद, क्रमबद्धता या फिर वर्ग समावेशन। तो सारा यहाँ पर प्रदर्शित जो करती है वो करती है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसे हम केंद्रीकरण कहेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है, पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है? पूर्व संक्रियात्मक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल, उत्तर संक्रियात्मक काल या फिर है औपचारिक संक्रियात्मक काल? तो यहाँ पर प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होगा पूर्व संक्रियात्मक काल हमारा उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट। आगे देखिए, अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों में फिट करने के लिए संघर्ष करता है। क्या, कैसे, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है। लेव वाइगोत्स्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या करेगी? तो देखिए, कक्षा में अध्यापक संकेतों के माध्यम से बच्चों को पाठ प्रदान करते हैं, यानी कि उसे आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। जहां पर बच्चा उलझता है, जहां उसको समस्या लगती है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन उसको होता है, वहां पर शिक्षक भी प्रदान करते हैं। यहाँ पर माँ उसको प्रदान करती है संकेत। तो यहाँ पर माँ जो है वो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार क्या प्रक्रिया कर रही है? बच्चे को अप्रेरित करेगी, उसे आक्रामक बना देगी, अधिगम के लिए पाठ प्रदान करेगी, काम करेगी या सीखने में मदद नहीं करेगी? तो देखिए, माँ का यहाँ पर जो प्रयास रहेगा वो अधिगम के लिए पाठ का काम करेगा। यानी कि जब उसे थोड़ा सा हिंट मिलेगी, संकेत मिलेंगे, तो बच्चा वहां पर अपनी समस्या में आगे बढ़ जाएगा, यानी कि उसको दूर कर लेगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर उत्तर हो जाता है इसके लिए। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक है? तो देखिए, सहायक खोज किसमें यहाँ पर सहायक होगी? संज्ञानात्मक द्वंद्व है या फिर सहपाठी सहयोग है, उत्प्रेरक प्रतिक्रिया सहचर्य है, पुनर्बलन है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सहपाठी सहयोग होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा यहाँ पर उत्तर। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक है? सहपाठी सहयोग में। आगे देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरीके से अनुभव करने की योग्यता है और अपने आरंभिक अनुभव में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है? तो देखिए, यहाँ पर शारीरिक गतिबोधक, स्थानिक या तार्किक, गणितीय, गुणन बुद्धि या फिर है अंतः व्यक्तित्व बुद्धि? तो देखिए, यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड की, जो कि होगा यहाँ पर स्थानिक बुद्धि जो होगा ऑप्शन सेकंड। स्थानिक बुद्धि का प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरीके से अनुभव करने की योग्यता है और अपने आरंभिक अनुभव में परिवर्तन लाने की योग्यता है। ऑप्शन सेकंड होगा उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, हैतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है, यह भाषा नहीं जानती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 ना होकर के 2020 था, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट समझिएगा इसको। हेतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए या बहुभाषावाद की संस्कृति को सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए? अध्यापकों को हेतल से कहना चाहिए कि उसने जो कुछ भी घर में सीखा उसे भूल जाए, या हेतल को उस अनुभाग में भेज देना चाहिए जिसमें निर्देश का माध्यम अंग्रेजी है? तो यहाँ पर हम उपयोग में लाएंगे ऑप्शन नंबर सेकंड को, क्योंकि बहुभाषावाद की संस्कृति को सृजित करना, क्योंकि बहुभाषा एक संसाधन के रूप में काम करती है और सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा उत्तर। आगे देखिए, जेंडर और है क्या है? जन्म के समय निर्धारित होता है, अनुवांशिक विशिष्टताओं के द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, सामाजिक संरचनाओं के द्वारा आरोपित होता है या फिर एक आंतरिक गुण है? तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जेंडर जो होता है ये सामाजिक संरचनाओं के द्वारा आरोपित होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड होगा यहां पर उत्तर।
दावा ए है अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तर्क इसके पीछे मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष से कक्षा से पृथक करना है। अब इसमें चुनना है हमें सही विकल्प, और क्या ए और आर दोनों सही हैं, और आर यहां पर व्याख्या करता है ए की ए आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की, या ए सही और आर गलत है, या फिर ए आर दोनों गलत है। तो देखिए, मूल्यांकन का एक उद्देश्य अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा से पृथक करना नहीं होता है। तो यहां पर ए तो सही बात है लेकिन आर इसमें गलत है, और ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा इसके लिए उत्तर। ए सही लेकिन आर गलत है। निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है? जो प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है वो हमें देखना है बच्चों को सक्रिय रूप से सहभागिता, लचीला समूह गठन, गतिशील अध्यापक, दंड और पुरस्कार का प्रयोग। तो देखिए, यदि प्रगतिशील कक्षा की बात करें तो प्रगतिशील कक्षा में होता क्या है, तो प्रगतिशील कक्षा में दंड और पुरस्कार का प्रयोग नहीं होगा, बाकी इसमें सभी होगा, है ना। तो ऑप्शन 4 यहां पर उत्तर होगा। आगे देखिए, राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाए। शिक्षण अधिगम का ये उपागम क्या कराएगा? जैसे बाल केंद्रित कहेंगे, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, उपदेशात्मक, या फिर कंठस्थीकरण केंद्रित। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो उपागम होगा ये बाल केंद्रित होगा, चाइल्ड सेंटर्ड होगा। ऑप्शन फर्स्ट होगा, उत्तर नंबर 1 होगा। आगे देखिए, एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली को और सहसंयोजक अधिगम को अत्यधिक हतोत्साहित करना चाहिए, सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए, रूढ़िबद्ध धारणाओं का निर्माण करती है, या फिर अधिगम प्रतिफलों को सभी के लिए कम करती है। तो देखिए, समावेशी कक्षा की बात कर रहे हैं, और जब हम समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहसंयोजक जो अधिगम है उसको अपनाते हैं तो निश्चित रूप से इसको हमें सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 होगा यहां पर उत्तर, जो कि सक्रियता से प्रोत्साहन करने के ऊपर बात करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, जब बच्चे सुविधा से वंचित होने की थोड़ी सुविधाएं उनको ना मिल रही हो उनके जीवन में, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? विद्यालय से बाहर अतिरिक्त मदद देने के लिए कहना चाहिए, विद्यार्थियों के लिए विशेष अनुभाग बनाने चाहिए, या फिर योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए, या फिर सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सके। तो देखिए, यहां पर यदि हम बात करें तो निश्चित रूप से शिक्षक को ऐसे सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सके। ऑप्शन 4 यहां पर उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, जहां पर सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए शिक्षक कर सकते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, एक विद्यार्थी जिसे ADHD है, यानी कि अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है, और इसको समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली होगी? उच्च संरचना कक्ष, जहां पर मुख्यतः शिक्षण मौखिक अनुदेशन से होता है। कक्षा जहां लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था है और विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार स्वयं कार्य करते हैं। 3rd है कक्षा जहां विद्यार्थी पूरे समय निर्धारित सीट पर बैठते हैं। और 4th है कक्षा जहां अध्यापक उच्च चिंतन स्तरीय कार्य जटिल अनुदेशन के द्वारा देते हैं। तो देखिए, बच्चा यहाँ पर ADHD से ग्रसित है, यानी कि उसका विकार है उसके अंदर अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता का। तो निश्चित रूप से उसे समावेशित करने के लिए हम यहाँ पर जो प्रभावशाली रणनीति अपना सकते हैं वो रहेगी कक्षा जहां लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था हो। बच्चे के जहां मर्जी हो कक्षा में वहां बच्चा बैठ सके, और जब उसे इस बात की छूट होगी तो उसको जहां सुविधाजनक लगेगा, जहां उसको कोई दिक्कत नहीं होगी अधिगम प्राप्त करने में, वहां पर बच्चा बैठ पाए और अपनी रुचि के अनुसार कार्य कर पाए, तो बिल्कुल बच्चों के लिए यहाँ पर ये रणनीति अच्छी होगी। अगला प्रश्न आता है हमारा, यहाँ पर एक नवीन परिस्थिति में दूसरों
की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या होता है? तो देखिए, जब एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक ज्यादा अपसारी चिंतन व्यक्ति करता है, तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं? क्या हम उसे अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और प्रगतिवादी बुद्धि। देखिए, यहां पर नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में ज्यादा चिंतन करने वाला व्यक्ति जो होगा वो और भी ज्यादा यहाँ पर क्रिएटिव इंटेलिजेंसी वाला होगा। ऑप्शन थर्ड जिसे हम कहेंगे सृजनात्मक बुद्धि, क्रिएटिव इंटेलिजेंसी, ऑप्शन थर्ड होगा उत्तर यहाँ पर इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न आता है, वो छात्र जिन्हें पठन वैफल्य है और उन्हें मुख्यतः किसमें दिक्कत आती है? पढ़ने लिखने, गतिशीलता, चित्र बनाने, सुनने में। तो देखिए, जो डिसलेक्सिया है एक पठन संबंधी रोग है और बच्चे को यहाँ पर पढ़ने लिखने में ही समस्या आएगी। ऑप्शन फर्स्ट बनेगा इसके लिए उत्तर। अगला प्रश्न आता है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं और बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं, सिर्फ उनसे कम। और बच्चे सामाजिक अंतरक्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सृजित करने के लिए पैदा होते हैं। अब देखिए, यहां पर पूछा है कि इसमें सही कौन सा है। तो यदि हम देखें तो बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं। दूसरा, बच्चे सक्रिय अन्वेषक हैं, तो बिल्कुल बच्चे सक्रिय अन्वेषक होते हैं। बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं, सिर्फ उनसे कम। तो देखिए, बच्चे वयस्कों की तरह नहीं सोचते, ये इसमें ठीक नहीं है। और यदि हम बाल विकास की दृष्टि से देखें तो बच्चों को सक्रिय अन्वेषक कहा जाता है। और अन्वेषक का मतलब क्या होता है? खोज करने वाला, शोध करने वाला, है ना। तो देखिए, यहाँ पर बच्चे जब सक्रिय अन्वेषक हैं तो ये वाला कथन जो हमारा है, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं, तो बाल विकास की दृष्टि से यदि देखें इसको तो ये यहाँ पर इसमें सही रहेगा। बाल विकास की दृष्टि से इसको हम उस लेवल पे ना देखें जिस तरीके से हम आम भाषा में, आम जीवन में देखते हैं, तो उस तरीके से हम इसको ना देखें। बच्चे, ये हो गया गलत। और बच्चे सामाजिक अंतरक्रिया के द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सृजित करने के लिए पैदा होते हैं। देखिए, बच्चे परिवेश से सामाजिक क्रिया के द्वारा अर्थ सृजित करते भी हैं, ये भी इसमें सही होगा। तो यदि हम देखें तो पहला, दूसरा और चौथा इसमें हमें पूरी तरीके से सही मिलता है बाल विकास की दृष्टि से। तो यहां पर हमारा जो उत्तर बनेगा पहला, दूसरा, चौथा, वो बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड में। चलिए आगे देखें तो अगला प्रश्न आता है, विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो जब विद्यार्थी के काम में हम त्रुटि का विश्लेषण करते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या वहां पर रहना चाहिए? विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करना और योग्यता आधारित समूह में पृथक्कृत करना, या फिर बच्चों की सोच चिंतन को समझना, विद्यार्थी को किसी भी तरह की गलती करने के लिए फटकारना, या फिर विद्यालय में अध्यापक की क्षमता की तुलना करना। तो देखिए, हम उन गलतियों के माध्यम से बच्चे के दिमाग को समझ सकते हैं, बच्चे की सोच को समझ सकते हैं, बच्चे के चिंतन को समझ सकते हैं कि बच्चा किस तरह से सोच रहा है। तो बच्चे की सोच और चिंतन को हमें समझना होगा बच्चे की गई त्रुटियों के विश्लेषण से। ऑप्शन सेकंड होगा यहाँ पर उत्तर। अगला प्रश्न आता है, अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है? मनोवैज्ञानिक कारकों से, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से, या फिर विद्यालय से संबंधित कारकों से, या फिर अध्यापक से संबंधित कारक से। तो देखिए, अधिगम जो होता है वो मनोवैज्ञानिक कारक से भी प्रभावित होता है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक से भी, विद्यालय से भी और अध्यापक से भी। तो यहाँ पर चारों ही कारक उसको प्रभावित करने वाले बन जाते हैं, इसलिए हमारा उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, जिसमें 1, 2, 3, 4 चारों ही इसमें सही रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहारों को मनाने के लिए अपने अनुभवों को साझा करने के लिए अवसर देना, उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना किसका उदाहरण है? तो देखिए, हम किसी भी त्योहार जब बच्चे मना लेते हैं उसके बाद बच्चों से इस पर चर्चा कर सकते हैं, और इस प्रकार के अवसर जब हम बच्चों को देते हैं कि वे अपने अनुभव साझा करें त्योहारों के प्रति, तो ये किसका उदाहरण रहेगा? व्यवहारवाद, प्रत्यक्ष निर्देशन, सामाजिक संरचनावाद और पाठ्य पुस्तक आधारित अध्यापन। तो देखिए, जब हम इस प्रकार का अवसर बच्चों को देंगे तो ये सामाजिक संरचनावाद के अंतर्गत आएगा। उसका उदाहरण होगा
क्योंकि जहां पर बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने अपने विचार एक दूसरे के सामने साझा करेंगे तो एक दूसरे से निश्चित रूप से उनको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया बातें उनको मिलेंगी। तो ये हमारे सामाजिक संरचनावाद के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तक तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा को तथ्यों और ज्ञान के कंठस्थीकरण पर आधारित होना चाहिए। प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थी की विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए। खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होने चाहिए या फिर परीक्षाओं के लिए सीखने पर केंद्रित होना चाहिए। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न आता है, स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है? तो वो तकनीक, देखिए स्मृति का मतलब होता है मेमोरी हमारी, और मेमोरी जो होती है उसमें हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। हमारे ये मस्तिष्क की मेमोरी की बात हो रही है यहाँ पर। तो स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है? वो तकनीक जो याद करने में मदद करती है ना, समय को नियमन के लिए है, एक प्रभावशाली व्यवहारवादी युक्ति है या प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। तो वो तकनीक जो हमें याद करने में या याद रखने में मदद करती है, यानी कि उसी युक्ति को हम कहेंगे स्मृति विषयक युक्ति, है ना। तो एक टेक्निक होगी जो हमें याद करने में या रखने में मदद करेगी। चलिए, फर्स्ट विकल्प होगा उत्तर इसका, और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, अनुज कक्षा 3 को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है। वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी भी विषय से परिचित कराने के एकदम बाद मानस मंथन करवाता है। यह युक्ति निम्नलिखित में से किसे समुन्नत करेगी? रटकर सीखना, दृष्टिकोण जानना, समालोचनात्मक चिंतन या फिर खोजबीन को? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि देखिए, रटकर सीखना तो कोई भी यहां पर लागू होगा ही नहीं। जहां पर रटने की बात आ जाए, सीधा सीधा गलत मार दीजिए उसको। अब दूसरा यहां पर सही पता चल रहा है, थर्ड भी पता चल रहा है और फोर्थ भी। तो दूसरा, तीसरा और चौथा ये हमारा उत्तर होगा, जिससे बच्चों को दृष्टिकोण पता चलेगा, उनका चिंतन, खोजबीन। तो ऑप्शन 4 यहां पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएं और यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। दूसरा है, कारण अर्थपूर्ण अधिगम हो सके इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा महसूस करें। तो यदि हम देखें तो कथन ए भी यहां पर सही बात कर रहा है, इसका कारण जो बताया है वो भी सही बात हो रही है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों बिल्कुल सही हैं, और आर इसमें व्याख्या भी करता है ए की। तो पहला ही विकल्प बन जाता है इसके लिए उत्तर। एक विद्यार्थी आलिजा जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है, परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी? तो देखिए, बच्ची जो विद्यार्थी है जिसका नाम आलिजा है और उसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है, और बच्ची जब परीक्षा में असफल हो जाती है तो इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी? उसकी योग्यता में कमी को, परीक्षा प्रश्न पत्र में कठिनाई को, दुर्भाग्य को, और अध्यापक का उसके प्रति पूर्वाग्रह या पक्षपात को। तो देखिए, बच्ची यहां पर जिम्मेदार ठहराएगी उसकी योग्यता में कमी को, क्योंकि बच्ची जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है, मतलब खुद अपने बारे में अपने खुद का चिंतन करना बच्ची जानती है, तो वो उसकी योग्यता में कमी को ही जिम्मेदार ठहराएगी। ऑप्शन फर्स्ट यहां पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहें और इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? उसे कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और बच्चों में तुलना करनी चाहिए। दूसरा है, बच्चों में डर और चिंता पैदा करनी चाहिए। थर्ड है, भौतिक पुरस्कार देने चाहिए। बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए और सीखने का आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। तो देखिए, यदि शिक्षिका बच्चों में आंतरिक रूप से बच्चे अभिप्रेरित रहे तो इसके लिए शिक्षिका बच्चों में जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना, क्योंकि जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तो आंतरिक रूप से वो अभिप्रेरित भी नहीं रहेंगे। और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 ही इसमें यहां पर उत्तर होगा। तो
आज के जो हमारे 30 प्रश्न थे ये समाप्त हुए। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइए, अपनी राय अपना सुझाव जरूर व्यक्त कीजिएगा। और आपने जो समय दिया उसके लिए हम आभारी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ।